Good afternoon, students. Students, in this class, we will discuss the chapter 10, that is the planning and development. Development means there are the different person have different meanings according to those कि development का क्या meaning होता है, and then firstly we discuss development and then planning. देखो आज के टाइम पे हम बात करें तो जो एक विकसित देश हैं जो विकसित हो गए हैं उनको हम डेवलप्ड कहते हैं, जिनकी जो टोटली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, एआई पे डिपेंड हैं। देखो जो डेवलपमेंट है ये अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, ठीक है। चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं। अगर हम यहाँ पे जो मैं थ्योरी पोर्शन में लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना वो ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अफ्रीकन एंड देन सदर्न एशियन कंट्रीज़। रीज़न भी इसके बहुत सारे हैं, बट हमें रीज़न नहीं, हमें इनके मीनिंग्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेट्स या फिर इस तरीके से कोई कमेटीज़ वगैरह इसमें कम ही। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये मेंशन की गई हैं। देखो उसके बाद है, देखो डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट मीनिंग हैव डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन में इसके बट वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमें मेजरिंग करते हैं हम डेवलपमेंट की। और उसके बाद जो प्रोसेस है ना मॉडर्नाइजेशन का, ये ब्रेक डाउन करता है, मतलब कि तोड़ता है कि पुराने समय में किस तरीके से हम क्या करते थे स्ट्रक्चर ऑफ द एंड ट्रेडिशनल सोशल कम्युनिटीज़ या ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को ये तोड़ता है और ये उत्पन्न करता है या राइज करता है कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का। ये जो दो वर्ड्स हैं ये इसके साथ ही हैं, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो है ना ये आइडियाज़ से एसोसिएटेड है विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी, ठीक है। ऑन द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट्स ओन मॉडल, इसने ना खुद के मॉडल को यूज़ किया एंड देन मॉडर्न डेवलपमेंट की। द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया, यूरोपियन सोशलिस्ट मॉडल को भी अडॉप्ट किया इसने। तभी हमने देखा है ना कि नैम की आइडियोलॉजी को इसने फॉलो किया, ठीक है। इंडिया वेर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बट मेनली जो ये इन्फ्लुएंस था वो सोवियत मॉडल से था और सोवियत मॉडल की आइडियोलॉजी सोशलिज्म की थी, ठीक है। डेवलपमेंट बट पर्टिकुलरली इन द स्पेशली नेहरू, ठीक है। नेहरू जो थे वो किसकी सोवियत मॉडल पर डिपेंड थे और इनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था से सुधार किस तरीके से हुए इंडिया में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक सिस्टेंड इम्प्रूवमेंट थी ऑफ अ मटेरियल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटीज़ में, क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो 3 ब्रॉडर फेस में हमें देखने को मिली। वो कौन कौन से थे? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड देन रिफॉर्म ऑफ डी कंट्रोल, ठीक है। दिस 3 पॉइंट्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ द जो फर्स्ट फेज था ना, इसमें हमें क्या हुआ कि हमने जैसे हम 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट देखते हैं, हमने इतने टारगेट्स लिए हैं, इतने हम फुलफ़िल करेंगे। तो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पर कमी है, ठीक है। उसके बाद हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल को भी देखते हैं कि जो सेकेंड फेज़ है ना उसमें हमने करैक्टराइज किया कि हम इंडस्ट्रियल फेज़ को भी प्रमोट करें और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेके चले। पब्लिक तो है ही है, सोशलिज्म तो है ही है, साथ में हम पब्लिक सेक्टर को भी इम्प्रूव करें, जिससे क्या होगा मार्केट रिस्पॉन्स होगी और हमें क्वांटिटेटिव कंट्रोल होगा, हमारी क्वांटिटी इंप्रूव होगी जब हम क्या करेंगे इंडस्ट्रियल। अगर इन केस मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर कोई एक कपड़ा हम खुद से बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी बट क्वांटिटी जो होगी उतनी ही होगी। बट अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें क्वांटिटी में बल्क में हमारे पास चीज़ें हैं तो हमें क्या होगा, अगर क्वांटिटी में है तो हम क्या करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, जो इनकम है, जो इकोनॉमी है या फिर जो डोमिनेंस है इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल का भी यूज़ करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द रिफॉर्म ऑफ डी कंट्रोल। The final phase was characterized by a slow but steady recognition, that means जो problems है ना गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर फेलियर्स में वो क्या होंगी, नीड टू इम्प्रूव करेंगी, डिस्ट्रॉयशन क्रिएटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, खुद ही वो क्या करेंगी अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ को डिमोलिश करेंगे और क्या करेंगे राइज करेंगे, रिफॉर्म लाएंगे एक कंट्री में।
उसके बाद है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन, किस तरीके से चेंजिंग हुई हमारे इंडियन में। ये जो मैंने यहाँ पे बताया गया है ये मैंने बहुत कम मेंशन किया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना, वैसे भी आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये जो थ्योरी पार्ट है ये बहुत कम है, ये उस बेसिस पे है जो जहाँ पे डाटा ज़्यादा बताया गया है, किस तरीके से थ्योरी पोर्शन कम है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया जो है ये लार्ज पब्लिक सेक्टर में रिस्पॉन्सिबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड देन इट्स फॉलोड इन द मिक्स्ड इकोनॉमी फीचर्स। इंडिया बेसिकली जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है सर्विस सेक्टर में, और वो करंटली कितना है 60% है अगर जीडीपी में शेयर देखा जाए तो, ठीक है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डोमिनेंस में है इंडिया में, ठीक है। और फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें फॉलो करते हैं, जैसे चेंजिंग इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट वन। उसके बाद दूसरा है बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये आगे एक्सप्लेन आपको ना पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, एंड देन उसके बाद है फॉरेन एफडीआई। ये जो है ना जितनी भी डाटा बताया गया है ये आप देख लोगे थ्योरीज में, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एफडीआई की बात करें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। एंड देन ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारी बढ़ी 1991 के बाद में, इंडिया ने अडॉप्ट किया एलपीजी को, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था मार्च 1960s में, एंड देन वही सिंपल रेजोल्यूशन बाय द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट देखो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है ना इसका जो बेसिक नींव है वो 1950s में ही इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेजोल्यूशन पास किया था इसमें वो 1960 में था। इसमें ये था कि हम एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, प्लानिंग कमीशन जो था जैसे आज के यहाँ टाइम पे हम इसको नीति आयोग बोलते हैं, तो देखो इसमें ये बताया गया था कि हम जो भी वर्क करेंगे एक प्लानिंग सेटलमेंट प्रॉपर सेटलमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये एक एडवाइजरी रूल था फॉर द रिकमेंडेशन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन जहाँ पर क्या था यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद JL नेहरू जो फर्स्ट चेयरमैन बने, जो प्राइम मिनिस्टर होता है कंट्री का, ठीक है, वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। और आज के टाइम पे इसको क्या बोला जाता है, आज के टाइम पे इसको नीति आयोग बोला जाता है, और आज के टाइम पे इसके चेयरमैन PM नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, मोदी जी हैं। उसके बाद 2014 की बात करें तो हाँ यहाँ पे बताया गया है कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में वो कर दिया गया, और इसके जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो एम्स थे वो चेंज कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद इट वाज कॉल्ड एंड बॉम्बे प्लान, ये सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट टुगेदर। देखो हमारी कंट्री में सबसे पहले जो एक ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन्स हैं ये एनिशियंट टाइम की लाइन्स उठाई गई है, सॉरी जो जब बिफोर इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर जो प्रमोट हो रहा था उस टाइम के बारे में बताया गया है कि 1944 में ड्राफ्ट किया गया था जॉइंट प्रपोजल सेटिंग करने के लिए प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब कि एक प्रॉपर प्लान करने के लिए कंट्री में। इट वाज आल्सो कॉल्ड एज ए बॉम्बे प्लान, ठीक है। इट वाज सेट अप इन द 1944। बॉम्बे प्लान में ये बताया गया था कि टू स्टेट जो है टू टेक ए मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है ये जो है वाज फ्रॉम 1951 टू 56 ड्राफ्ट बाय KN रॉज, ठीक है। 1951 टू 56 ए यंग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि इंडिया should hasten slow for the first 2 decades and then fast rates in the, इसमें क्या बोला गया था कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं या चला सकते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बात करें तो ये एग्रीगेरियन सेक्टर पे बात करता था। सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान इस टाइम पीरियड पे था और ये PC महिला नोब्स के द्वारा मतलब कि ड्राफ्टेड किया गया था। और कांग्रेस पार्टी ने अदामी नियर इन द मद्रास सिटी ने डिक्लेयर किया था कि सोशल पैटर्न होना चाहिए एक सोसाइटी में, सोशलिस्ट पैटर्न होना चाहिए एक सोसाइटी में, जिसको उन्होंने गोल माना था। उसके बाद एनुअल प्लान भी लाए गए। एनुअल प्लान इसलिए लाए गए थे ताकि उसके इन टाइम पीरियड पे ना क्या हुआ था कि क्लैशेस हो गए थे। 61 की वॉर, 75 के क्लैशेस, एमरजेंसी का राइज होना, ये सारे के सारे क्लैशेस हो गए थे। दैट्स वाई द एनुअल प्लान आर कम इन द
इंडिया, ठीक है, और कम इन इंडिया। और नाइन्थ प्लान एम टू प्रोमिनेंटली प्राइवेट सेक्टर, नाइन्थ 5 ईयर प्लान ये बात करता था कि प्राइवेट सेक्टर की, अगर आपको पूरे प्रॉपर प्लान्स चाहिए होंगे कि यहाँ पे आ गया पूरी 5 ईयर प्लान, यहाँ पे इसका टाइम एंड देन इसका एम एंड देन इसने कितनी प्रोग्रेस की, तो मैं आपको पिक ये सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ओके। उसके बाद ये है नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन, और बाद में इसको ट्रांसफॉर्मेशन की गई नीति आयोग में, एंड देन इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को की गई। और आज के टाइम पे ये एक एजेंसी है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है प्रज्ञान ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद जनगड़िया, ठीक है। उसके अरविंद प्रज्ञान, ठीक है, ये जो हैं PANAGARIVA पनगरिया, ठीक है, ये इसके साथ है। एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं ये नहीं लिखने हैं आपको, आपको क्या करना है, एक पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं थ्योरेटिकली पोर्शन में। उसके बाद है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या बोलता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1952 में। ये एक ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि प्लानिंग कमीशन को रोल करती है। द काउंसिल ऑर्डिनरी मीट्स ट्वाइस ए ईयर। इसकी जो काउंसिल है ना, ये ट्वाइस मतलब कि ट्वाइस किया जाता है, 2 बार होती है एक साल में। एंड देन अपेक्स बॉडी है टू टेक डिसीजन रिलेटेड किसके लिए, 5 ईयर प्लान के लिए कि किस तरीके से होंगी ये। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये एक्सो चेयरमैन होते हैं NDC के, ठीक है। और इट सिंबलाइज ए फेडरल अप्रोच, एक फेडरल अप्रोच को सिंबलाइज करती है कि क्या करती है कि टू प्लानिंग एंड टू इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरिंग द प्लानिंग सिस्टम, और सिस्टम अडॉप्ट ए ट्रूली नेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये था आपका ये चैप्टर था। और हाँ, आपको इस थ्योरी में अगर कोई डाउट होगा किसी भी स्टूडेंट को, तो आप मुझसे जो है आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि जो सोर्स है ना यहाँ पे भी, और जो मेन सोर्स है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा हार्ड कॉपीज़ भी, ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। 11th चैप्टर क्या कहता है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग हम इसके बाद हम 11th चैप्टर को देखेंगे, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है ना, इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है नेशनल इंटरेस्ट जो हमारी स्टेट का है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस है बोथ द डोमेस्टिक इंटरनल फैक्टर एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर से। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये इंडिपेंडेंट इंडिया एडवोकेट करती है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइंड, जो आपने पढ़ा होगा ड्यूरिंग द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। इंडिया ने हमेशा किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं, इंडिया ने हमेशा न्यूक्लियर आइडियोलॉजी को ही अडॉप्ट किया, दैट इज़ द NAM. It was set up in the year of 1961. Okay, the Prime Minister J.L. Nehru was play significant role setting in the national agenda इन्होंने, and then great influence for the formation and implementation of the Indian foreign policy from 1946 to 1964. His foreign policy was based on the 3 इसके रिगार्डिंग फर्स्ट PM के रिगार्डिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो 3 प्रिंसिपल पे थे। टू प्रिजर्व हार्ड एंड सॉवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, और प्रमोट करना टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एक मतलब कि अच्छी प्रोग्रेस हो। प्रिंसिपल क्या थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, पहला था द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज closely interrelated with each other. Some of the principle is that पंचशील नेहरू साइंड ए पीस एग्रीमेंट विद चाइना, नेहरू ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, और एडवोकेट किया था एडहेरेंस ऑफ 5 बिल्डिंग प्रिंसिपल्स नोन एज, जिसको बोला जाता है पंचशील वॉज साइंड इन
26 अप्रैल, ये डेट्स मेंशन होनी चाहिए। और ये क्या था, पंचिल क्या था, और इंडिया बायलैटरल रिलेशन विद आल्सो अदर कंट्रीज़, ठीक है, अदर कंट्रीज़ आल्सो, ठीक है। उसके बाद मैं पंचिल में क्या बताया गया था ये देखते हैं। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद इंटरफेरेंस नॉट ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, अगर इंटरनल मैटर हो जाते हैं तो हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स देखेंगे, और पीसफुल को देखिए शांति प्रिय तरीके से रहेंगे। उसके बाद है अफ्रो एशियन यूनिटी, अफ्रीका और एशियन यूनिटी को बरकरार रखने के लिए ये चलाया गया था। थ्रू आउट द 1940s to 1950 नेहरू हैड बीन एडेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। जब लीडर थे ये तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च 1947 में। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था डिकोलोनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फर्मली अपोज्ड रेसिज्म, स्पेशली अपार्ट इट्स द पार्ट जो हम क्या करते थे साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेटेड होता था फॉर द ब्लैक पीपल, और नेल्सन मंडेला इसके टोटली खिलाफ थे, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद है अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इंडोनेशियन सिटीज़ में बैडगन इन 1958 और कॉमनली नोन एज बैडगन कॉन्फ्रेंस। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन नैम, ये नैम की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट समिट नैम की बेलीग्रेड में हुई थी, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार, ठीक है। एंड देन 1961 में हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेपी ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, गैमल अब्दल नैसर इन इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू इन इंडिया, कवामे निरकुम ऑफ गाना एंड सुकारो इन इंडोनेशिया, ठीक है। ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे। उसके बाद पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इनके द्वारा की गई थी, ये जो पर्सन हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट जो थी ना, हम क्या करेंगे, नॉन अलाइनमेंट एक कोर एलिमेंट था कि हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखेंगे फॉरेन अफेयर में, और नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलाइंस, और किसी भी मिलिट्री अलाइंस को नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे वो यूएसए है चाहे वो सोवियत यूनियन है। इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसमें इन्होंने बोला था कि हम ना तो यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना तो सोवियत यूनियन को ज्वाइन करेंगे। इससे क्या हुआ था कि एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया था इन्होंने इंटरनेशनल इशूज़ में, और इसका एक मेरिट भी था ईच केस, बट एट द सेम टाइम इसी टाइम कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मिलिट्री ब्लॉक। बट इन्होंने ना किसी भी मिलिट्री, बट फिर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करने के अलावा भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था या इंडिया जो टिल्टेड था वो किसकी तरफ था, यूएसएसआर की तरफ था। तभी आपने देखा होगा। और हाँ, यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की थी जब हमने क्या किया था, जब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए थे, या फिर हमारी जो एड्स जो हैं वो रोकी गई थी बाय यूएसए, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट वो टेस्ट हो, न्यूक्लियर टेस्ट हो, चाहे वो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हो, ठीक है। यूएस ने हमेशा हमें क्या किया है, निगलेक्ट ही किया है इन द टाइम बिफोर आफ्टर द 1947 एंड बिफोर 2000, ठीक है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं इन द IR लेवल। उसके बाद है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। हमने क्या किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में, हम क्या किया कि हमने हमेशा चाहा है कि हम क्या करें, पीसफुल सेटलमेंट करें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में। जो मेन प्रिंसिपल है ना, ये इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये बताया गया है कि अंडर द DPSP एज वेल एज द चार्टर ऑफ द UNO, जिसमें बताया गया है कि हम क्या करेंगे, पीसफुली ही कोएक्सिस्टेंस करेंगे, पीसफुली ही रहेंगे। उसके बाद है इंडिया ने एक प्लेड लीडिंग रोल रेजोल्यूशन को पास किया इन कोरियन कन्फ्लिक्ट और एंड सपोर्टेड नेगोशिएशन को सेटलमेंट किया एक पैलेस्तीन इशू में, कश्मीर प्रॉब्लम में, बॉर्डर प्रॉब्लम में, और नेबरिंग कंट्री में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हो, भूटान के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, ठीक है। इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है चाइना के साथ एंड अदर कंट्रीज़, ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया किस तरीके से कौन सी कंट्री के साथ रिलेशन रखता है। बट देखो, अगर इन द IR लेवल, इन द इंटरनेशनल लेवल, वी कैन मेंटेन ए फ्रेंडली रिलेशन। हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमेशा फ्रेंडली रिलेशन, क्योंकि कोई भी अगर क्राइसिस होते हैं तो जैसे कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक घर में कुछ भी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, तो हम अपने हमेशा नेबर को देखेंगे, ना कि हम अपने रिलेटिव्स को, कि जो बहुत दूर है, मे बी कोई जम्मू में रह रहा है
उसके रिलेटिव दिल्ली में है या बेंगलोर में है, ठीक है। तो वो पहले जो कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है, मे बी अनएथिकल कोई एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो वो पहले नेबर्स को देखेगा। तो इसलिए अगर आईआर में देखते हैं तो हम ना नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव यही है कि हम क्या करें, म्यूचुअल रिलेशन जो हैं इंडिया के वो अच्छे मेंटेन करें। बट देर आर द मैनी कंट्रीज़ जो अच्छे रिलेशन नहीं रखना चाहते, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ ऐसा निगलेक्टेबल इश्यूज़ होंगे। इंडिया ने हमेशा फ्रेंडली रिलेशन को रखना स्टार्ट किया है, चाहे वो चाइनीज़ रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पे हो, चाहे वो 1960s के टाइम पीरियड पे हो, ठीक है। प्रीमियर जॉ इलांग ने 29 अप्रैल 1950 को क्या किया, स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टार्ट किए बिटवीन कंट्रीज़ में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद 1950s में आपने देखा चाइना हिस्टोरिकल बफर हुआ चाइना में तिब्बत के बीच में, जिसने दलाई लामा का असलम किया जाना था, पॉलिटिकल असलम था जिसमें तिब्बत को कंट्रोल करना था इन द ईयर ऑफ 1959। इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, 61 और 62। और उसके बाद बहुत सारी आइडियोलॉजीज़, जैसे अगर मैं एक बात करूं तो एक कोटेशन आती थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब कि हिंदी इंडिया के लोग और चाइना के लोग भाई भाई हैं। जब वॉर होगी तो इंडिया को बोला जाए इंडिया चाइना बाय बाय, मतलब कि बाई बाई नहीं बाय बाय। ये कोटेशन जो दी गई थी ये आफ्टर द बार दी गई थी। तो इस कोटेशन मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब कि इस तरीके से इनका व्यू पॉइंट था, ठीक है। रशिया के बारे में बात करें तो रशिया के साथ हमारे जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हैं या रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और आज के टाइम पे भी अच्छे हैं। और रशिया हमारे साथ हमेशा एक बिग ब्रदर लाइक ए बिग ब्रदर जो है हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे वो कोई भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, चाहे वो वॉर ऑफ पाकिस्तान हो, वॉर ऑफ चाइना हो, ठीक है। एज़ पर द स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट 2001 की बात करें, बोथ द कंट्रीज़ ने साइन किया मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट। इंडिया ने बेनिफिटेड किया फ्रॉम रशिया एंड सर्वल इशूज़ लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, access to Central Asia and balancing its relation with China। हमेशा हाँ अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश ही की है इंडिया ने, ठीक है। और वैसे भी रशिया जो है एक फ्रेंडली रिलेशन शो करता है इंडिया के साथ, ठीक है। अब यूएसए की बात करें हम, ठीक है, यूएसए 5th बिगेस्ट सोर्स है एफडीआई का इंडिया में। और यूएस का जो रिलेशन है ना ये भी अच्छा रहा है। बहुत सारे हम डिफेंस, ट्रेड, सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल, टेक्नोलॉजी के मामले से हम देखते हैं कि हमारे साथ ये मतलब कि शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं हम और इसकी हेल्प लेते हैं। बट फिर भी देयर आर द मैनी की पॉइंट्स जिसमें हमको देखने को मिलता है कि इंडिया यूएसए के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन यूएसए ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा दी थी हमारे लिए। तो उसके बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाना, इनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए थे। उसके बाद है इज़राइल, ठीक है। इज़राइल की बात करें तो इज़राइल के साथ भी अगर बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट थे उनके आज के टाइम पे भी बहुत सारे अच्छे, यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू 18 में अच्छे रिलेशन थे इंडिया में। जैसे उनकी आयरन डोम पॉलिसी, इंडिया बोल रहा था कि हम आयरन डोम पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे या लाएंगे इंडिया में। टू नेशन इन्होंने ना कॉपरेशन बना के रखा है, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, सिक्योरिटी है, डिफेंस के मामले में अच्छे हैं, काउंटर टेररिज्म करते हैं, मतलब कि टेररिज्म को काउंटर करते हैं, स्पेस एंड रिसर्च के मामले में बहुत अच्छे हैं, एंड एनर्जी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियाज़ रिलेशन विद इट्स नेबरिंग, इंडिया के जो रिलेशन है ना नेबरिंग के साथ वो डिपेंड अपॉन डेवलपमेंट इज़ इन इंडिविजुअल कंट्री बट आल्सो द बॉर्डर ट्रेंडिंग विच स्पेस दिस शेप द रीजन्स एज ए होल इंडियन रिलेशनशिप। हम ना हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहें, बट देर आर द मैनी इशूज़ आर राइज्ड। अगर पाकिस्तान का आपने ऊपर भी देखा हमने, चाहे वो या खान के टाइम पे हो, अयूब खान के टाइम पे हों, ठीक है, कोई भी
चाहे हम ताशकंद एग्रीमेंट देखें, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर हमारे पीएम को एक तरीके से उनका असैसिनेशन कर दिया गया, या फिर कश्मीर इश्यूज़ पे देखें, इंडस वाटर ट्रीटीज़ पे देखें, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो हैं इन कंट्रीज़ के साथ हमारे हैं। बांग्लादेश के साथ देखें तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं वो कई टाइम अच्छे हो जाते हैं, कई टाइम ख़राब भी हो जाते हैं। कई बार हमने पीसफुली ट्रीटीज़ को साइन किया होता है, कई बार हम वो ट्रीटीज़ डिमोलिश हो जाती हैं। नेपाल के बात करें, नेपाल जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, और इंडिया प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ फॉर थर्ड कंट्री टू ट्रेड। उसके बाद श्रीलंका के साथ बात करें तो श्रीलंका के साथ भी ट्रेडिंग जो है एक्टिविटीज़ वो बहुत अच्छी होती हैं, और श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च किया था 19 मार्च 2000। उसके बाद है इंडियन म्यांमार रिलेशन। म्यांमार जो है इसके साथ भी रिलेशन हमारे अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद बट एट प्रेजेंट आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप विज़िट किया, उसकी वजह से हमारे रिलेशन जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें, द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज अंडरटेकन बाय इंडिया इन 1974 इन पीसफुल कोएक्सिस्टेंस कॉपरेशंस एक्सप्लोजन। और उसके बाद अरब इज़राइल वॉर, ठीक है, ऑयल शॉक, ओशन फ्लोर, देर आर द मैनी जो इन पॉलिसीज़ फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर जो इंडिया ने क्या किया, प्रमोट किया। उसके बाद है तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को अपॉइंट किया गया, और इंडिया ने इसको एक तरीके से शरण दी। शरण मतलब कि इन्होंने इंडिया में रहे ये। उसके बाद धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट रिफ्यूजीज सेटलमेंट है तिब्बत का। दलाई लामा इज़ आल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया, ठीक है। हिमाचल में जहाँ पे आपने देखा होगा धर्मशाला इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। उसके बाद बहुत सारी ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन की हमने इंडियाज़ फॉरेन में, जैसे हमने CTBT को पढ़ा हुआ है, LTBT को पढ़ा हुआ है, इनके टाइम पीरियड को पढ़ा हुआ है, 1996 में की गई थी, और NPT को पढ़ा हुआ है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देयर आर द मैनी ट्रीटीज़ आर साइंड इंडिया, जो हमने क्या किया, साइन किया, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप थियोरेटिकली पोर्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर इस चैप्टर में देखो मेरी बात सुनो, ये हमने मतलब ये बिल्कुल शॉर्टली डिस्कस किया। अगर इसमें भी कोई, अगर आपको किसी भी सिलेबस में अगर कोई क्वायरी होगी या किसी भी मटेरियल में कोई क्वायरी होगी, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू बच्चे।